गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस एक नए सेशन में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पीटी बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। टॉपिक था इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और आज हम लोग बीपीएससी सेकेंड पेपर के मेंस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक का जो डिस्कशन हम लोगों का होने वाला है वो टॉपिक है निर्धनता, पावर्टी, या तो हम गरीबी के नाम से हम इसे जानते हैं। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता होगा कि आयोग ने जो सिलेबस है इंडियन इकॉनमी का वो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी, यानी उसका कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, उसको ज़्यादा क्लियर नहीं किया है। तो हम लोग ये कैसे तय कर सकते हैं कि पावर्टी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं या पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग तय कर सकते हैं क्योंकि हमारे और एग्जामिनर के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करने वाला जो टर्म है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि एक समयांतराल के बाद आपसे यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है आज इसी एक टॉपिक को डिस्कस करना है और कंप्लीट पूरा डिस्कशन होगा हम लोगों का कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, टॉपिक में कहाँ तक हमें जाना है, क्या कंटेंट है इसका, और हम एक अच्छा और एक सटीक आंसर कैसे दे सकते हैं मेंस के सेकेंड पेपर में, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जो है बातचीत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास हम लोग और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लिया है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 2019 में आयोग ने एक सवाल रखा, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक है क्या, गरीबी यानी पावर्टी, और यहाँ पर दो पार्ट है क्वेश्चन के, यानी कि दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक सरकार के द्वारा भारत में जो भी गरीबी के अनुमान के आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पर आपकी बातचीत होनी है, यानी उन आंकड़ों पर आपको आंसर लिखना है अपना। और इसके अलावा जो है गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक, लेकिन हम कहाँ पर जिम्मेदार कारक की बात करें, भारत में क्या क्या कारक हैं जो जिनके कारण से भारत में गरीबी व्याप्त है, हम इसके बारे में कंप्लीट जो है अपना आंसर जो है पेस्ट करने का काम, आंसर अपना लिखने का काम करेंगे। एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निर्धनता मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने का मामला है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं पावर्टी को ही डिफाइन करने का काम किया है क्वेश्चन में, और कहा गया है कि सर आप इसको समझाइए कि कैसे जो है निर्धनता किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से उस व्यक्ति को वंचित कर देता है या उसको दूर कर देता है। तो आपको सबसे पहला टॉपिक है, आपको पावर्टी समझाना है इसमें, और समझाने के बाद जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर इसको कम करने के लिए कुछ आप उपाय बताइए, कुछ मेथड बताइए, कुछ तरीका बताइए। उन तरीकों के बारे में जो है आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया निर्धनता की धारणा से आपका आशय क्या है, यानी निर्धनता के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, और जो डेंसिटी है यानी कि जो निर्धनता की गहनता है, और इसके अलावा भारत में शुरू किए जाने वाले जितने भी उन्मूलन कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आप समझाइए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन के बेस पर हम लोग ये समझ सकते हैं या ये हम लोग को जानना होगा कि हमारे एग्जाम में ये एक टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक प्रपोज्ड क्वेश्चन भी लिखते हैं, हो सकता है आने वाले समय में इनसे कुछ मैच करते हुए और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आयोग आपसे रख सकता है। जैसे कि पावर्टी अगर हम लोग, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ये मेंस के टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप पीटी बेस पर थोड़ा बहुत पावर्टी को जानते होंगे, और अगर थोड़ा बहुत पावर्टी को समझते होंगे या निर्धनता के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मल्टी पावर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रचलित हुआ है। हालांकि ये सूचकांक तो सन 2010 से आ रहा है, लेकिन नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में 2021 में जारी किया, तब ये ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या वैश्विक आधार पर कैसे गरीबी को तय किया जाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर निर्धनता की धारणा से आप क्या समझते हैं, और निर्धनता का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया, उस सूचकांक में
बिहार के बारे में, वह सूचकांक बिहार के बारे में क्या बताता है, या वह सूचकांक बिहार से किस प्रकार से संबंधित है, या उस सूचकांक में बिहार में क्या सुधार दिख रहे हैं, या इसी प्रकार से आपको भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि ये जो पावर्टी पर एक नया इंडेक्स प्रचलित हो रहा है, इस इंडेक्स पर इन फ्यूचर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये कुछ आपकी क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन को हम लोग को आगे सॉल्व करना है, आगे जो है इनकी हम लोग व्याख्या करेंगे, इनको लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनको कैसे लिखा जाए, कैसे सटीक लिखा जाए, कैसे बेहतर लिखा जाए, ये हम तब ठीक कर पाएंगे जब हमको उस टॉपिक के बारे में अच्छा कंटेंट पता हो। यानी अगर हमें अच्छा कंटेंट नहीं पता होगा तो हम आंसर राइटिंग अच्छा या सटीक या सही ढंग से लिखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी कठिनाई आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि सर पावर्टी ही अगर आपको नहीं पता है, टाइप्स नहीं पता है आपको, मेजरमेंट नहीं पता है आपको, या फिर अगर इसके बारे में थोड़ा सा गहन आपके पास अध्ययन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको आंसर लिखने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको चाहे जितना भी अच्छा मेथड पता हो आंसर राइटिंग का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पर हम लोग एक समरी, एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इसके अंग हैं, क्या क्या इसके पार्ट हैं, और उन पार्ट्स को जो है ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग सटीक तरीके से कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम लोग इन किसी भी प्रश्न को शुरू कैसे करेंगे, यानी इनके आंसर को लिखना कैसे शुरू कर सकते हैं। आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर इकॉनमी के बारे में बात करें हम लोग, तो इकॉनमी के भी आंसर को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट और एग्जामिनर को थोड़ा सा लुभाने वाला आंसर या एक पॉजिटिव अप्रोच वाला आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक कोट लिख करके, कोट का मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग का टॉपिक पावर्टी होगा, इन फ्यूचर हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे यानी कि नियोजन की बात करेंगे, इन फ्यूचर हम लोग एग्रीकल्चर्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और आप देखेंगे इन टॉपिक पर हमारे देश के बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा कुछ बहुत विशेष कोट भी होते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक पर अपना आंसर लिखना चाहें तो आप जो है किसी विशेष कोट के माध्यम से अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक विशेष व्यक्ति यानी विशेष महापुरुष के किसी एक कोट के साथ अपने जो आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। और अब आंसर की शुरुआत में आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है, संदर्भ या आप परिचय लिखेंगे। आप अपने क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग को आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। पहला होगा आपको संदर्भ लिखना होगा, दूसरा होगा जो आंसर का यानी क्वेश्चन का जो मेन स्ट्रीम है यानी जो व्याख्या है वो आपका सेकंड मेन पार्ट होगा, और जो तीसरा होगा कंक्लूजन होगा, यानी कि आप बताएंगे आपने जो आंसर लिखा उसमें क्या फाइनली कंक्लूजन है, क्या फाइनली उसमें जो है आप जो है सलाह दे सकते हैं, या फाइनली आपके आंसर का जो जस्ट है वो लिखना होगा आपको। तो ये 3 पार्ट में हम लोग को डिस्कशन करना है, या 3 पार्ट में हम अपने इस टॉपिक को जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परिचय के बारे में। तो परिचय हमने यानी प्रीवियस में जो हमने 3 क्वेश्चन दिखाया उन क्वेश्चन के बेस पर हमने, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 टाइप का परिचय लिखा हुआ है। आप चाहे तो पहला परिचय लिखें, आप चाहे तो दूसरा परिचय लिख सकते हैं। इन परिचयों में क्या अंतर है या इस संदर्भ में क्या अंतर है, जैसे परिचय का महत्व क्या है या कैसे हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हम कैसे संदर्भ व्याख्या करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर आपका जो आपका आंसर पढ़ना स्टार्ट करेगा वो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेगा। मैं आपको आपके तरीके से एक बहुत ही छोटे से डेमो के माध्यम से आपको बताता हूं कि आप अपना परिचय कैसे लिखें। आई थिंक आप लोगों ने कई बार, आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और यूट्यूब पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो यूट्यूब की बात करें अगर, तो हमने कई सारे ब्लॉग्स देखे हैं, आपने हो सकता है कई सारे ब्लॉग्स ऐसे देखे होंगे जिसमें ब्लॉगर क्या करता है कि अपने 15 मिनट के वीडियो को, 10 मिनट के वीडियो को जब अपना शुरू करता है वीडियो, तो उस वीडियो की जो सबसे खास बात है या उस वीडियो की जो मेन स्ट्रीम बात है वो स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देता है। यानी हमने वीडियो क्लिक किया और वीडियो क्लिक करने के बाद 1 या 2 मिनट का कुछ ऐसा टीजर दिखाता है वो, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये पूरा वीडियो देखने लायक है या नहीं है। तो आप यूं समझ लीजिए ये आपका जो आंसर है, इसमें जब आप परिचय लिखेंगे तो परिचय उसी टीजर की तरह से है। यानी कि जब टीजर पढ़ेगा व्यक्ति, यानी कि जैसे आपका संदर्भ पढ़ेगा उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप आगे किस दिशा में जाने वाले हैं, आप क्वेश्चन के दिशा में जाने वाले हैं या इस क्वेश्चन की दिशा से आप भटकने वाले हैं। तो ये परिचय उसी तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर जो है पावर्टी क्वेश्चन पूछा गया है, पावर्टी का अर्थ पूछा गया है, आशय पूछा गया है, और अगर उसका संदर्भ कहीं न कहीं बिहार से लिया गया है तो आप पावर्टी का आशय तो बताएंगे ही साथ साथ, और साथ साथ आप बिहार के संदर्भ में जो
अगर आपसे अनुमान पूछा जा रहा है तो कोई करेंट अनुमान का डेटा लिखेंगे आप, या अगर पूछा जाएगा कुछ सलाह बताइए तो कुछ बेहतर योजनाओं के माध्यम से सरकार किस तरह से जो है निर्धनता को कर्व करने की कोशिश कर रही है। शॉर्ट में 2 से 3 लाइन के अंदर आपको ये अपनी पूरी बात बहुत ही गहनता के साथ रख देना है, लिख देना है। तो आई थिंक परिचय कैसा होना चाहिए ये बात आपको क्लियर हो चुका है। और अभी हम लोग आंसर राइटिंग का जो मेन स्ट्रीम है उसको ना समझते हुए हम लोग शुरू करना चाहते हैं टॉपिक, यानी इस टॉपिक के बारे में हम लोग को कैसे समझना है। यानी जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आंसर कैसे बेहतर लिखें, ये तभी आप लिख सकते हैं जब आपको अच्छा एक कंटेंट पता हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले कंटेंट के बारे में कुछ मिनट डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे कि कैसे हम लोग बेहतर जो है राइटिंग करेंगे। तो बात करें हम लोग जो है पॉवर्टी के बारे में। तो निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है। निर्धनता के बारे में अगर बात करें तो समय समय पर परिभाषाएं इसकी बदलती रही हैं। यानी कभी केवल भूखा रहना ही निर्धन कहा जाता था, कभी भूख के साथ जो है कपड़े की भी ज़रूरत महसूस हुई, कभी कपड़े के साथ कभी जो है कच्चे मकान की ज़रूरत हुई, वो मकान बाद में पक्का हो गया। जैसी जैसी मानव आवश्यकताएं बढ़ती गईं वैसे वैसे इन परिभाषाओं में भी लगातार बदलाव होता गया। जैसे आपने कई बार कहा होगा या कई बार आपने सुना होगा कि गरीबी सर मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाना है। और अगर हम आपसे पूछे सर मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो आप बहुत सिंपल कहते हैं सर रोटी, कपड़ा, मकान। तो शायद वास्तव में सन 2000 के पहले भारत में इन तीनों चीज़ों से वंचित रह जाने वाले व्यक्ति को ही गरीब कहा जाता है। लेकिन अब तो गरीबी की परिभाषा काफ़ी वास्ट हो गई है। अब केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं गरीबी को निर्धारित करता है। सन 2000 के बाद एक समिति आई, उसका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। इसने भारत में इस परिभाषा को काफ़ी वास्ट कर दिया और इन्होंने भारत में गरीबी को मेजर करने के लिए 6 अलग अलग पैरामीटर्स जो है डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भी प्रायोरिटी दी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दिया, स्वच्छ वातावरण को प्रायोरिटी दिया, महिलाओं के रोजगार की बात करी, स्वच्छ वातावरण की बात करी। ऐसे अलग अलग 6 पैरामीटर के आधार पर भारत में गरीबी की एक नई परिभाषा को डिस्कस किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हालांकि हमारे देश में इसी के बेस पर, तेंदुलकर के बेस पर ही हमारे देश में कुछ आंकड़े आते रहे। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर हम भारत में गरीबी को मेजर करने की बात करते हैं या वैश्विक स्तर पर गरीबी की मेजर करने की बात करते हैं, तो पहले तो वर्ल्ड बैंक का केवल पैरामीटर होता था कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया सर 1.90 से 1.90 डॉलर से कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब है, तो हम मान लेते थे कि वो गरीब है। लेकिन अभी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ऑक्सफोर्ड का एक ह्यूमन इनिशिएटिव इंडेक्स है और यूएनडीपी के संयुक्त प्रयास के द्वारा एक नया सूचकांक जो है भारत में गरीबी को प्रकाशित करने के लिए या वैश्विक स्तर पर गरीबी को निकालने के लिए एक सूचकांक आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो अभी तो जो है निर्धनता की परिभाषा काफ़ी वास्ट हो गई है। यानी अभी हम बात करें तो निर्धन वह है जो अपने बेसिक यानी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, यानी कि उसकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वह अपने मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और अगर हम वैश्विक पैरामीटर पर बात करें, जिसकी बात नीति आयोग भी करता है, वह मूलभूत आवश्यकताओं को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से होंगे, तो एक होगा आपका शिक्षा, दूसरा होगा स्वास्थ्य और तीसरा होगा व्यक्ति का जीवन स्तर। इन 3 जो है आधार पर वर्तमान में नीति आयोग ने हमारे देश में निर्धनता के सूचकांक को जारी किया। हालांकि ये जो 3 पैरामीटर हैं, शिक्षा में 2 इंडिकेटर अलग से हैं, स्वास्थ्य में 2 इंडिकेटर अलग से हैं और 6 इंडिकेटर जीवन स्तर के हैं। यानी टोटल जो है ये 3 भागों के 10 अलग अलग इंडिकेटर हैं। और ये इंडिकेटर आई थिंक हमने जो है नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है, यस, ये इंडिकेटर हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण एवं शिशु मृत्यु दर के आधार पर हम तय करेंगे कि व्यक्ति गरीब है या नहीं है। इसके अलावा स्कूल जाने का वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाने पकाने का ईंधन, स्वच्छता, स्वच्छ जल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, ये टोटल अगर हम देखा जाए तो ये टोटल 10 पैरामीटर हैं, यानी कि टोटल 10 संकेतक हैं यहाँ पर। और कहा जाता है कि इन 10 संकेतकों में कोई भी व्यक्ति अगर 33% यानी 1/3 चीज़ों से वंचित है, यानी अगर 10 पैरामीटर है, अगर इस पैरामीटर में 33% से कम 33% पैरामीटर अगर किसी व्यक्ति को नहीं रिसीव हो रहा है, नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाएगा, उसे बहुआयामी
गरीब जो है कहा जाएगा या बहुआयामी गरीब समझा जाएगा। लेकिन अगर इन सभी संकेतकों में 50% से अधिक जो है संकेतक या 50% से अधिक पैरामीटर अगर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे बेहद बहुआयामी गरीब कहा जाएगा, यानी कि वह जो है वह ज़्यादा जो है गरीब की दशा में वह रहेगा। तो हम लोगों ने दूसरा जो परिचय लिखा उस परिचय के आधार पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा हिस्सा जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ है वह व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। और गरीबी की बात करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर आधारित 10 संकेतक हैं और इस 10 संकेतक पर आधारित एक रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की, जिसमें कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो बहुआयामी गरीब हैं, यानी इन संकेतकों में से 33% से अधिक जो है वह रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर अगर केवल भारत के आंकड़े की बात करें तो 22.8 करोड़ लोग जो है भारत में बहुआयामी गरीबी की लिस्ट में या गरीबी के सूचकांक में पाए जाते हैं या पाए जा रहे हैं। तो ये आपका परिचय हो गया। और परिचय में क्या हमको करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि परिचय जो है अपने मन से नहीं लिखना होगा, परिचय लिखना होगा क्वेश्चन के बेस पर, यानी कि क्वेश्चन हमको जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस पूरे आंसर का एक जिस्ट जो है जो होगा वह आपका परिचय होगा। परिचय पढ़ते ही आपको पता, सामने वाले को पता चल जाए कि आपकी जो दिशा है वो प्रश्न में या उत्तर लिखने में वो कहाँ या किस साइड पर आप जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो ये तो हो गया गरीबी की परिभाषा। हम गरीबी को अगर डिफाइन करें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे और जो है इस आधार पर हम लोग जो है इन शॉर्ट में ही जो है इन पूरे टॉपिक को हम लोग समराइज करके फिर एक आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग तय करेंगे। अब हम बात करेंगे, जैसे गरीबी की परिभाषा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लिखना होगा तो एक सिंपल जैसे क्वेश्चन यहाँ पर था, मानव निर्धनता मूलभूत आवश्यकताओं का वंचित रहने का मामला है, समझाइए। तो आप पॉवर्टी की एक डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। निर्धनता का धारणा क्या है, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन के माध्यम से आप क्या समझते हैं गरीबी, है ना, ये आपका डेफिनेशन में हमने वहां पर मेंशन किया हुआ है। आगे कैसे क्या चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे, पहले तो एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है कैसे आंसर को लिखना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉवर्टी के बाद, पॉवर्टी का मापन, गरीबी का मापन, निर्धनता का मापन, कैसे हम इसको मापते हैं। तो गरीबी को मापने के लिए 2 तरीके हैं मुख्य रूप से। एक है आपका निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। यानी 2 गरीबी के पैरामीटर है या गरीबी का जो मापन है या गरीबी को 2 तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होगा आपका निरपेक्ष, इसी को प्रत्यक्ष गरीबी भी कहते हैं, और दूसरा होगा सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या है? निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होगा कि जब देश की कुल जनसंख्या में से यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से हम उन लोगों की संख्या को फाइंड आउट कर लें जो वंचित हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हैं, अगर हम उनकी संख्या को फाइंड आउट कर लें तो वो जो परसेंटेज होगा या वो लोग जो होंगे उनको हम निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। जैसे एक क्लासरूम में बात करें या किसी एक गांव में बात करें, 100 लोगों की टोटल जनसंख्या है और इस 100 लोगों की टोटल जनसंख्या में 40 लोग ऐसे हैं, यानी कि 40% ऐसे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और एक अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन जी पाने में सक्षम नहीं हैं। तो इन 40% को, यानी 100 में अगर परसेंट निकालें तो क्या होगा 40%। तो उस गांव में जो गरीबी कही जाएगी कितना परसेंट कही जाएगी? 40%। और ये जो 40% गरीबी है इसको हम कौन सी गरीबी कहेंगे? निरपेक्ष गरीबी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कुल जनसंख्या में से गरीबों की संख्या फाइंड आउट करें तो गरीबों की संख्या को निकालने को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और जैसे कि ये टोटल जनसंख्या में से अगर हमको उन लोगों की संख्या को निकालना है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसे गेस करके तो निकालेंगे नहीं कि हम ऐसे गेस करते हैं कि फलाने गरीब है, फलाने गरीब है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए ना हमको एक पैरामीटर तय करना होता है और इस पैरामीटर को हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यानी इस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं क्या? गरीबी रेखा। और इस रेखा के नीचे जो लोग आएंगे उन्हें गरीब कहेंगे और इस रेखा के ऊपर जो होंगे वह अमीर तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो उनकी इनकम इतनी है कि वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। तो आई थिंक आपको निरपेक्ष गरीबी क्लियर हुआ होगा। निरपेक्ष गरीबी का मतलब कुल जनसंख्या में फाइंड आउट द पुअर नंबर ऑफ पुअर पीपल, यानी कि जो
जनसंख्या जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है उनके प्रतिशत को निकालना निरपेक्ष गरीबी है। वहीं पर बात करेगा सापेक्ष गरीबी के बारे में, तो जैसा आप समझ रहे हैं सापेक्ष मतलब रिलेटिव का मतलब सिंपल कि जब हम कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम जब कुल जनसंख्या में ये तुलना कर रहे हैं कि दो वर्गों के बीच में गैप कितना है, यानी अंतर कितना है, अगर ये अंतर निकालने की बात आती है तो ये जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी, यानी उसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। अंतर करने कहने का मतलब क्या होगा, आप बहुत बेसिक तरीके से इसको समझ सकते हैं। आपने कई बार सुनते हुए कहते हुए या कई बार आपने खुद कहा होगा कि सर भारत में सर भारत में गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। तो दरअसल आप जब ये कह रहे हैं कि भारत में अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप हमारी भाषा में कह रहे हैं सर भारत में जो सापेक्ष गरीबी है ना वो बढ़ती जा रही है। यानी सापेक्ष गरीबी बताती है दो वर्गों के बीच में अंतर को। तो हालांकि अभी हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको दो अलग अलग अन्य सेगमेंट जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अगर हमको सापेक्ष गरीबी निकालना होगा तो हमको उसके लिए एक कर्व पढ़ना होता है, उसका नाम लॉरेंज कर्व है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो सापेक्ष गरीबी को ठीक समझा पाता है और उसको हम कहते हैं गिनी कोफिशिएंट, यानी कि गिनी गुणांक। ये दो पैरामीटर है जिस पैरामीटर पर हम लोग सापेक्ष गरीबी को समझते हैं। फिलहाल आज हम लोग का पूरा डिस्कशन जो होने वाला है वो निरपेक्ष गरीबी यानी कि जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अगर निकालना होगा तो निकालने के लिए हमको गरीबी रेखा तय करना होगा, और गरीबी रेखा हमारे देश में दो मुख्य रूप से बेसिस हैं, आधार हैं, जिस आधार पर हमारे देश में गरीबी रेखा को तय किया जाता है। उसमें से पहला आधार होगा यानी कि पहला बेसिस होगा जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी मापदंड, एंड जो दूसरा आधार होगा इसको हम कहते हैं न्यूनतम उपभोग विधि। हालांकि ये न्यूनतम उपभोग विधि, अब ये न्यूनतम हाउस होल्ड यानी कि न्यूनतम पारिवारिक उपभोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या अंतर है इन दोनों में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो भारत में गरीबी रेखा जब तक नहीं तय होगी तब तक ये नहीं पता चलेगा कि जनसंख्या के अंदर यानी कुल जनसंख्या में कितना लोग वो है जो वंचित है और अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। तो दो तरीका है, पहला है कैलोरी मेथड, दूसरा है आपका न्यूनतम उपभोग विधि। अब हम इन दोनों मेथड के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लिखने में, चूँकि ये चीज़ें बेसिक हैं, ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि जब आप पीटी पढ़कर मेंस में आएंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों को आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैलोरी मापदंड आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। कैलोरी मापदंड का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करता है उस उपभोग से उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा को मापने का जो यूनिट है, जो तरीका है, जो पैरामीटर है वो क्या है, कैलोरी है। यानी कि हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसके कार्य क्षमता के अनुसार उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। जैसे कि बात करें, एक व्यक्ति है जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उस उपभोग से उसको 3000 कैलोरी के ऊपर उसको ऊर्जा मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 3000 कैलोरी के बराबर ऊर्जा लेने के लिए उसके जेब में इनकम होगा, उसके जेब में पैसा होगा, तभी तो वो 3000 कैलोरी का उपभोग कर पा रहा है। और अगर 3000 कैलोरी को उपभोग करने के लिए उसके पास जेब में पैसा है तो आई थिंक वो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति की बात करें जो किसान हम आप समझते हैं, अगर हम बात करें तो उसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में, और आप जब देखेंगे तो वह फिजिकल वर्क तो बहुत कर रहा है, लेकिन सुबह शाम के उसके खाने के आधार पर जब उसकी ऊर्जा का आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलता है कि वो 800,000 कैलोरी भी वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक उसके पास उसकी जेब में उतनी इनकम नहीं है जिस इनकम से वो अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार वह ऊर्जा को ग्रहण कर पाए। यानी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने भारत में गरीबी को तय करने के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर प्रयोग किया था वो कैलोरी मापदंड था, और कहा गया कि आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे। समितियों की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जरूरत है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। और अगर कोई व्यक्ति इस कैलोरी से कम ऊर्जा रिसीव कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात आपको कैलोरी मेथड समझ में आ रहा होगा। कैलोरी का मतलब ऊर्जा से है और ऊर्जा का मतलब जेब से है। जेब में इनकम ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, जेब में इनकम कम होगी तो ऊर्जा कम होगी।
दूसरा जो है जो आपका मेथड है वह है न्यूनतम उपभोग विधि, मिनिमम कंजम्पशन मेथड। इस मिनिमम कंजम्पशन मेथड को सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने इस कैलोरी मेथड की आलोचना करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति केवल ऊर्जा के उपभोग के आधार पर नहीं बताया जा सकता है कि वह गरीब है या गरीब नहीं है। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्या ऊर्जा का ठीक अनुमान लगाना पूरे भारतवर्ष में क्या सही है क्या? आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, शहरी क्षेत्रों में भी इसका अनुमान ठीक लगाना संभव नहीं है। तो शायद इन कुछ और आधार कमियों पर, कुछ अन्य कमियों के आधार पर जो है तेंदुलकर समिति एक नए मेथड को जो है इंट्रोड्यूस करती है और उस मेथड को हम कहते हैं न्यूनतम उपभोग विधि। और इसमें तो बहुत आसान होता है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय या उपभोग के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है या वह व्यक्ति गरीब नहीं है। इसके लिए एक पैरामीटर तय करेंगे, 27 रुपए, 33 रुपए, है ना, अलग अलग पैरामीटर है ग्रामीण और शहरी अंचल पर, और इस आधार पर हम तय करते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं है। जैसे अगर हमें पूछना है कि फला पर्सन गरीब है या नहीं है, हम उसका एनुअल इनकम पूछ लेंगे, वार्षिक आय पूछ लेंगे, और वार्षिक आय को हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो प्रतिदिन की उसकी आय निकल जाएगी। और हम इनके पैरामीटर से अगर मैच करेंगे, उस पैरामीटर के ऊपर है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन अगर उस पैरामीटर से नीचे है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो ये आपका गरीबी रेखा का निर्धारण है। ये आई थिंक जो है इन टॉपिक के बारे में हमें आपसे बातचीत नहीं करना होगा, क्योंकि आप ये सब चीज़ें पीटी के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होकर के आएंगे, तो इसमें हमको मेहनत नहीं करनी है। अब हमको बात करना है भारत में गरीबी का अनुमान। जैसा कि प्रश्न की ज़रूरत थी कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करें कि भारत सरकार ने आज तक भारत में गरीबी रेखा को या भारत में गरीबों की संख्या को निकालने के लिए किन समितियों का गठन किया, और इन समितियों ने भारत में कब कब कितने प्रतिशत गरीबी रेखा या कितने प्रतिशत गरीबी को आकलन किया। तो बात करें अगर, तो स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद से भारत में अब तक जो है कुल मिला के 6 आधिकारिक समितियों का गठन जो किया जा चुका है, और हम इन 6 समितियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन समितियों में जो सबसे पहली समिति रही है वह है योजना आयोग का कार्य समूह 1962, यानी 1962 का योजना आयोग का कार्य समूह, जिसने भारत में पहली बार गरीबी का अनुमान लगाया। योजना आयोग जो कार्य समूह है 1962 में पहली बार गरीबी रेखा का इन्होंने आकलन किया। तो बात करें अगर, ये एक्चुअल में भारत में पहला आधिकारिक प्रयास था। योजना आयोग जो आज वर्तमान में नहीं है, इस आयोग के द्वारा पहली बार 1962 में जो है गरीबी रेखा का पहली बार निर्धारण किया गया, और इन्होंने जो है न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर के आधार पर इन्होंने भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया था। और इन्होंने क्या किया, 1960-61 में यह रिपोर्ट आई थी, और 1960-61 के मूल्य पर आधारित इन्होंने ग्रामीण तथा शहरी यानी अर्बन और रूरल दोनों ही सेक्टर के लिए बिना किसी मुख्य आधार को प्रस्तुत करते हुए, बिना किसी मेन स्ट्रीम को बताते हुए, इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं कहा। यानी 20 रुपए के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर 20 रुपए से कम अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसको इन्होंने क्या कहा, गरीब कहा। हालांकि आप सोच सकते हैं कि क्या 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय क्या ग्रामीण और क्या शहरी क्षेत्रों के लिए क्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए? क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सर्वाइव करने के लिए सेम पैसा जरूरत होता है, यानी कि उतना ही पैसा लगेगा जितना कि शहरी क्षेत्रों के लिए लगेगा? क्या ये संभव है? क्या आई थिंक नहीं होगा। तो हालांकि इस जो है कार्यदल का जो है आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर इसकी कटु आलोचना की गई, और कटु आलोचना के बाद इस कार्य समूह के आंकड़े मात्र केवल आंकड़े ही बनकर रह गए। भारत में ये पहली आधिकारिक जो है कह सकते हैं समिति है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। आप इसको आंसर राइटिंग में अपने 2 लाइन में ही इंक्लूड करिएगा, लेकिन इंक्लूड जरूर करिएगा। योजना आयोग कार्य समूह, आप बस इतना लिख सकते हैं, निर्धनता के लिए ये पहला आधिकारिक प्रयास रहा जिसने 1960-61 के मूल्य पर आधारित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बिना कोई आधार प्रस्तुत करते हुए 20 रुपए वांछित न्यूनतम उपभोग के स्तर पर व्यक्ति को गरीब कहा। हालांकि इस जो है समिति की रिपोर्ट की काफी आलोचना हुई। फिर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे पहली के बाद ये है आपकी दूसरी जो है समिति जिसने भारत में गरीबी पर अपना अनुमान प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समितियां इंपॉर्टेंट होती जाएंगी और उनके डेटा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, और ये डेटा तो आपके पीटी में भी पूछे जाते हैं और आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी इनके आंकड़े काम आएंगे।
तो हम बात करें वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमेटी, और ये कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1971 में, 1971 में ये कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और इस कमेटी की सबसे खास बात ये रही कि इस कमेटी ने भारत में गरीबी रेखा को तय करने के लिए जिस मेथड की सिफारिश करी वह मेथड था कैलोरी मेथड। यानी भारत में पहली बार कैलोरी मेथड पर गरीबी रेखा के आकलन के लिए जिस कमेटी ने सबसे पहले सिफारिश करी वो है दांडेकर एंड रथ कमेटी। और दांडेकर और रथ कमेटी की जो सिफारिश थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि भारत सरकार एक समिति का गठन करे और उस समिति से यह सिफारिश करे कि वह भारत में कैलोरी स्तर पर या कैलोरी मानक पर यह तय करे कि भारत में कौन लोग गरीब है और कौन लोग गरीब नहीं है। तो खास करके जो दांडेकर एंड रथ कमेटी है इसके कुछ अनुमान भी रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, तो हम लोग उनके बारे में नहीं लिखेंगे। और बस हमें ये लिखना है कि कैलोरी मानक को सबसे पहले बहुत ही कह सकते हैं डेलिबरेटली जो है सरकार के ऊपर सरकार के द्वारा कैलोरी मानक पर ही भारत में गरीबी की गणना की जाए। इस आधार पर इन अर्थशास्त्रियों ने पहली बार जो है पहली बार इसे क्या किया, रिकमेंड किया। भारत सरकार ने अलग समिति का, वाई के अलग एक अर्थशास्त्री रहे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और ये समिति बनी 1979 में। और 1979 में इसकी रिपोर्ट आई और हालांकि 1971 में ही जो है अलग समिति का गठन किया जा चुका है। अब इस अलग समिति ने, चूंकि जैसा कि पता है आपको कि कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी के मानक पर ही इन्होंने रिकमेंड किया था, तो ये समिति जो है न्यूनतम कैलोरी मानक पर ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और आप देख सकते हैं कि इस कमेटी ने 1979 में जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से अगर कोई भी व्यक्ति कम रिसीव कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा, उसे हम गरीब की संज्ञा देंगे या वह व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। क्लियर है ना। तो 2400-2100 कैलोरी का जो पहला मानक है, यानी कि कैलोरी का जो मानक है 2400-2100 कैलोरी, इस मानक को अलग समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया और ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1979 में। हम आगे बढ़ेंगे तीसरे जो है समिति के तरफ, और तीसरी जो समिति है वो है प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में बनाई गई लकड़वाला समिति। ये लकड़वाला समिति 1993 में, हालांकि 1989 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1993 में। और इस कमेटी ने भी जो है भारत में जो आधार बनाया था वो 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्रों के लिए। अच्छा, आपको ये भी हो सकता है डाउट हो कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा क्यों है और शहरी क्षेत्र में कम क्यों है। तो शहरी क्षेत्रों में चूंकि फिजिकल वर्क कम करना होता है इसलिए ऊर्जा का उपभोग कम चाहिए, यानी ऊर्जा को कम उपभोग करके भी आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में फिजिकल वर्क की जरूरत ज़्यादा होती है यहाँ, इसलिए कैलोरी की संख्या ज़्यादा है। हालांकि लकड़वाला समिति ने इसी कैलोरी के बेस पर ही भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया और लकड़वाला के अनुसार 1993 और 94 में जो भारत में गरीबी का प्रतिशत बताया गया वो 36% बताया गया, यानी कि 36% बताया गया। यानी कि कुल 100% जनसंख्या में 36% जनसंख्या वह जनसंख्या थी जो इस ऊर्जा को रिसीव नहीं कर पा रही थी, यानी उस ऊर्जा से कम ऊर्जा को रिसीव कर पा रही थी। हालांकि लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के लिए अलग पैरामीटर लिया और शहरी क्षेत्र में निर्धनता के लिए अलग पैरामीटर लिया। ग्रामीण क्षेत्र में लकड़वाला समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना, जिसको हम कहते हैं CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर। और शहरी क्षेत्र में जो है इन्होंने जिस पैरामीटर को लिया वो था CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। हम लोगों ने इसके पहले इन्फ्लेशन का टॉपिक जो डिस्कस किया था, इस टॉपिक में हम लोगों ने ये इंडस्ट्रियल वर्कर जरूर डिस्कस किया था और इसमें हमने बताया था कि इसी के बेस पर हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय किया जाता है। हालांकि ये जो CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर है, वर्तमान में इस इंडेक्स को खत्म कर दिया गया है, अभी यह सूचकांक प्रकाशित नहीं होता है। तो लकड़वाला ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग कीमतों के आधार पर इस 2400 और 2100 कैलोरी के मानक पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया।
हालांकि लकड़वाला समिति भी आलोचना की शिकार हुई, और आलोचना की शिकार इसलिए चूंकि इन्होंने अलग अलग ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के आधार पर इन्होंने पूरे भारत में कुल 32 गरीबी रेखा के लिए सरकार से सिफारिश किया था और कहा था, चूंकि आप सबको पता है जीएसटी उस समय तो लागू था नहीं, तो इतने कैलोरी को उपभोग करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में व्यक्ति को अलग अलग इनकम का व्यय करना पड़ेगा, अलग अलग आय को व्यय करना पड़ेगा। और अगर अलग अलग आय को व्यय करना पड़ेगा तो पूरे भारत के लिए गरीबी रेखा एक सेम नहीं हो सकती, यानी कि एक गरीबी रेखा नहीं हो सकती है। तो हालांकि लकड़वाला समिति की इस बात को सरकार ने नहीं माना और इस बात को सरकार ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लकड़वाला समिति के रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी खामी थी वो खामी ये थी कि हालांकि बात करें अगर हम लोग अलग समिति और हम बात करें अगर लकड़वाला समिति, इन दोनों ही समितियों की जो सबसे बड़ी कमी थी वो कमी थी कि मेथड टू फाइंड आउट पुअर पर्सन, यानी कि जो कैलोरी मानक पर ये जो गरीबी रेखा को निकाला जा रहा है, ये जो है मेथड देश के अन्य अर्थशास्त्रियों के लिए ठीक नहीं लग रहा था। जैसे कि बात करें कि कैलोरी मानक, सबसे पहली समस्या थी कि कैलोरी मानक गणना में बहुत कठिन है। और मैंने आपको पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात आप छोड़ दीजिए, शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो भी हम शहरी क्षेत्रों में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी चीज़ों का उपभोग करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमने कितना ऊर्जा का जो है मानक रिसीव किया है। और अगर हम कोई वीक में, किसी सप्ताह में अगर हम सर्वे कर रहे हैं और हम किसी व्यक्ति से पूछें कि सर बताओ पिछले एक सप्ताह में यानी 1 वीक में आपने किन किन वस्तुओं का उपभोग किया है, तो शायद उस व्यक्ति को याद नहीं होगा कि वो किन किन वस्तुओं का उपभोग वह कर पाएगा। तो इस आधार पर इस रिपोर्ट को तय करना ये लकड़वाला के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। और इस आधार पर अब आप देखेंगे 1993 में इस रिपोर्ट की बात की जा रही है और लगभग सन 2000 का समय आ चुका है और सन 2000 के बाद तक यानी कि आज़ादी के लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी हम भारत में यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भारत में गरीब कौन है और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाएगा। इस आधार पर भारत सरकार ने फिर से एक नई कोशिश करी और इस नई कोशिश को कहते हैं तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, तेंदुलकर समिति। इस समिति को गठन किया गया 2005 में और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी सन 2009 में। और तेंदुलकर ने हालांकि केवल रोटी कपड़ा और मकान न बता करके इन्होंने पहली बार भारत में गरीबी को बहुआयामी बताया और कहा कि भारत में गरीबी केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, भारत में गरीबी इससे काफ़ी वास्ट है, यानी इससे काफ़ी विस्तृत है ना। इन्होंने शिक्षा को भी जोड़ा, इन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर भी बात करी, इन्होंने स्वच्छता के बारे में बात करी, इन्होंने महिलाओं के रोजगार के बारे में बात करी। कई सारे पैरामीटर के आधार पर इन्होंने जो है गरीबी की परिभाषा को काफ़ी वास्ट किया। इसके बाद इन्होंने भारत में गरीबी रेखा को तय करने के लिए एक अलग विधि के लिए ये जाने जाते हैं। जैसे अभी हम पहली रिपोर्टें जो पढ़ते आ रहे थे वो पूरा का पूरा कैलोरी बेस पर था और इनकी जो रिपोर्ट है ये पहली बार एक अलग आधार पर भारत में गरीबी की गणना कर रहे हैं और ये है न्यूनतम उपभोग विधि। यह है आपका न्यूनतम उपभोग विधि और इस विधि पर इन्होंने देश की जनसंख्या को 2 भाग में डिवाइड किया, एक ग्रामीण अंचल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में कहा कि 27 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति कम जो है खर्च कर रहा है या कमा रहा है और शहरी क्षेत्र में 33 रुपए से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर कम खर्च कर रहा है या कमा रहा है तो वह तेंदुलकर के अनुसार, तेंदुलकर की रिपोर्ट में गरीब कहा गया। हालांकि ये 27 और 33 के आंकड़े हैं, ये 816 रुपए प्रति माह और 1000 रुपए जो है प्रति माह शहरी क्षेत्र के आधार पर डिफाइन किए गए। और तेंदुलकर के अनुसार 9-10 में यानी 2009 और 10 में 29.8% गरीब जनसंख्या पाई गई कुल जनसंख्या में और वहीं पर 11 और 12 में 21.9% जनसंख्या देश की कुल आबादी का वो जनसंख्या थी जो 27 और 33 रुपए से कम खर्च कर रही थी या 27 और 33 रुपए से कम जो है इनकम अर्न कर रही थी। तो ये जो है तेंदुलकर की रिपोर्ट रही। हालांकि तेंदुलकर की रिपोर्ट 21.9% के आंकड़े में फंस गई। हालांकि तेंदुलकर का ये मेथड तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जब इन्होंने भारत में केवल 21% लोगों को ही गरीब कहा इस मेथड, इस 27 और 33 के आधार पर, तो यह हमारे देश में चर्चा का विषय हो गया और लोगों ने तो इनके बारे में ये भी कटाक्ष किया कि सर 27 और 33 रुपए से कम प्राप्त करना ये तो सर किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह की बात नहीं है, इसमें तो शायद पशु ही जो है
जीवन निर्वाह कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये जानवरों के लिए भी ये आंकड़ा उपयुक्त नहीं है। तो तेंदुलकर कैसे किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह की बात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 27 और 33 के आधार पर कर रहे थे। हालांकि तेंदुलकर का अपना एक अलग ही दलील था इस पर। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, हम प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये पर्याप्त कैसे हो सकता है। ग्रामीण अंचल में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो हम मान के चलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहता होगा तो उसका अपना मकान होगा, उसके पास कुछ ज़मीनें होंगी तो उन ज़मीनों पर वह कृषि कार्य करता होगा। अनाजों को उसको नहीं खरीदना होता है, अनाजें वो खुद पैदावार कर रहा है। पशुपालन करता होगा वो, तो दूध और दही उसको आराम से मिल जाता है, गांव में ही मिल जाता है। शिक्षा के लिए सरकार ने फ्री व्यवस्थाएं की हैं, प्राथमिक विद्यालय तक आपको कोई आपको कोई चार्ज नहीं देना है। स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण अंचल में पूरी तरीके से फ्री हैं, है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके या जिला अस्पतालों में आप 1 रुपए की पर्ची पर आप है ना अपने पूरे स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, है ना। तो इन आधारों पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए 27 रुपये पर्याप्त है। अगर उससे ऊपर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि ये 27 और 33 रुपए का जो मैटर था, ये हमेशा ही देश में क्वेश्चन मार्क बना रहा, हमेशा ही देश में एक प्रश्न चिन्ह ही बना रहा और ये केवल चर्चा का ही विषय रहा। हालांकि तेंदुलकर की बात करें तो सन 2012 में इनकी डेथ हो गई और 2012 के बाद शायद बताने वाला कोई नहीं रहा कि 27 और 33 रुपए देश के लिए कितना ज़्यादा उपयुक्त होगा। भारत सरकार फिर से इन आंकड़ों के घेरे में आ जाती है, इन आलोचनाओं का शिकार होती है और शिकार होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो व्यक्ति भारत में जिन भी आंकड़ों को प्रस्तुत कर दे या जो मेथड रिकमेंड कर दे, उन मेथड और उन आंकड़ों पर दोबारा देश में चर्चा ना हो। हम मान लें कि भारत में वही गरीबी रेखा को तय करने की विधि है और हम मान लें कि भारत में वही लोग या उतने ही प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो सरकार ऐसे व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते हमारे देश के आरबीआई के पूर्व गवर्नर को पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करती है और इस समिति का नाम है रंगराजन समिति। तो डॉक्टर सी रंगराजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, शायद इनकी बातों पर हमें विश्वास होगा। इस आधार पर रंगराजन समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन 2012 में हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी वो सन 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इस रिपोर्ट में सरकार ने रंगराजन से सिर्फ 2 बातें पूछी थी, है ना। और वो 2 बातों में कौन सी बातें थी? पहली बात ये थी कि सर बताओ कि भारत में गरीबी रेखा को तय करने का सही विधि क्या होना चाहिए। और ये सही विधि आपको अपने मन से कुछ नहीं बताना है, मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ वही बताना है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला कैलोरी मेथड और दूसरा मिनिमम कंजम्पशन मेथड। कौन सी सही विधि है? रंगराजन ने जब 6 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इन्होंने कैलोरी मानक पर नहीं, इन्होंने न्यूनतम उपभोग विधि पर अपना स्टैंप लगा दिया। और जैसे ही रंगराजन ने न्यूनतम उपभोग विधि पर अपना स्टैंप लगा दिया, भारत सरकार ने इस मेथड को ही आधिकारिक मेथड घोषित कर दिया और हमारे देश में आज भी गरीबी रेखा का निर्धारण इसी विधि पर किया जा रहा है, यानी कि न्यूनतम उपभोग विधि के आधार पर ही किया जा रहा है। उसके बाद रंगराजन से दूसरा जो सवाल था वो इसी सवाल पर बेस्ड था कि जब ये मेथड सही था तो तेंदुलकर इतनी चर्चा में क्यों रहे फिर, यानी तेंदुलकर के बारे में इतनी आलोचना क्यों हुई। तो रंगराजन ने कहा कि सर मेथड तो ठीक है लेकिन आंकड़ों में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है रंगराजन ने अपने अलग आंकड़े प्रस्तुत करे और उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से अगर कम कमा रहा है तो वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा? गरीब कहा जाएगा। और इस आधार पर इन्होंने 2011-12 में जो आंकड़े प्रस्तुत करें वो आंकड़े थे 29.5%। एंड ये हमारे देश में गरीबी के आधिकारिक तौर पे ये अंतिम आंकड़े हैं। इसके बाद से अभी तक भारत में कोई आधिकारिक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हुआ है, केवल गरीबी के अनुमान आए हैं, केवल गरीबी का एस्टिमेशन आया है, केवल गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। हालांकि आपको पता होगा कि गरीबी, बेरोजगारी जैसी प्रमुख गणनाएं हमारे देश में है ना प्रति वर्ष ना करके 10 वर्ष पर की जाती हैं और 10 वर्ष पर ही हमारे देश में जनगणना भी होती है। तो जब तक जनगणना आधिकारिक रूप से डिक्लेयर नहीं होगी तो चूंकि जनगणना पर ही बेस्ड ये रिपोर्टें बनती हैं, चूंकि कोई व्यक्ति गरीब और अमीर या गरीबी रेखा के ऊपर या नीचे प्रतिदिन नहीं जाता है। इसके लिए लगभग सरकार 10 साल का ये जो है दायरा तय किया हुआ है कि हो सकता है कोई व्यक्ति आज गरीबी रेखा के नीचे है, 10 साल के बाद वह व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर आ सकता है। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है, 10 साल में वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है और आ गया तो वो 10 साल तक रह सकता है। तो लगभग 10 सालों पर ही भारत सरकार जो है इन गरीबी रेखा के आकलन को करती है। तो आप मान के चलेंगे कि ये रिपोर्ट जो है भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट है और
इस रिपोर्ट के को ही जो है हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहा है। ये अगर हम प्रति व्यक्ति के आधार पर निकालें अगर, तो जो आपका तेंदुलकर का रिपोर्ट था 2733 था, और अगर हम बात करें रंगराजन तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और जो शहरी क्षेत्र हैं इनके लिए जो था वो 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से, यानी इससे अगर कोई व्यक्ति कम इनकम अर्न कर रहा है तो व्यक्ति क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। तो ये था भारत में गरीबी का अनुमान, यानी अभी तक कितनी आधिकारिक समितियों के द्वारा भारत में गरीबी को बताया जाता रहा या गरीबी का गणना किया गया। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार एक अन्य टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत में निर्धनता के कारण। ये टॉपिक दो तरीके से हो सकता है, भारत में निर्धनता का कारण, और दूसरा पूछा जा सकता है अगर पर्सपेक्टिव एग्जामिनर का क्वेश्चन में बिहार के रिगार्डिंग है तो यही टॉपिक हो सकता है, बिहार में निर्धनता का कारण। हालांकि अगर हम भारत में बात करें और बिहार में बात करें तो कुछ टॉपिक दोनों में कॉमन है, यानी कि बिहार में भी कुछ टॉपिक वही मैच करते हैं जो इंडिया के आधार पर हैं। तो हम लोग जो है भारत में भी बात करेंगे और हम बिहार में भी गरीबी के क्या कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो कॉमन टॉपिक होंगे उन्हें में अपने आप हमें पता चल जाएगा सर ये तो कॉमन है, ये तो दोनों में ही लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करें भारत में निर्धनता के कारण, तो निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण हम सब जानते हैं जनसंख्या। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो ये देश में गरीबी का प्रमुख कारण होगी, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है ना, जनसंख्या बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन जो बढ़ा हुआ उत्पादन है और जो अधिक जनसंख्या बढ़ी है वह अधिक जनसंख्या बढ़े हुए उत्पादन को क्या कर देती है, निष्प्रभावी कर देती है, बेकार कर देती है। हम उत्पादन ज़्यादा करेंगे, जनसंख्या भी उतनी बढ़ गई तो वो उत्पादन जो है वो जनसंख्या कंज्यूम कर जाएगी, तो ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना हमारे देश का वेल्थ बढ़ेगा। तो जनसंख्या भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण जो है माना गया है, माना जाता रहा है। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा उत्पादन में जो है वृद्धि न होने के नाते जो है निर्धनता जो है वो बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा एक दूसरा प्रमुख भारत राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में कम है, और इसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय कम है, पर कैपिटा इनकम जो है कम है, और प्रति व्यक्ति आय कम जब रहेगी तो उपभोग कम होगा, मांग कम होगी, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम मिलेगा, और ये हम धीरे धीरे देखते देखते हम गरीबी के गिरफ्त में आ जाएंगे, यानी हम गरीबी के नज़दीक आ जाएंगे। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर बहुत कम रही है, और यह भी भारत में निर्धनता का यह प्रमुख कारण रहा है। ये कारण आप बिहार के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं और इंडिया के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो आर्थिक समृद्धि की दर है एवं जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी वृद्धि दर बहुत ही कम रही है। अगर हम एक इन शॉर्ट में अगर हम बात करें इस टॉपिक पर तो हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य से अधिक समृद्धि दर जितनी पंचवर्षीय योजनाओं में ने हासिल किया है वो सिर्फ टोटल 5 ही हैं। उसमें से पहली पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं, 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4 5 यानी 5 पंचवर्षीय योजना ही ऐसी रही हैं जिसने एक्चुअल ग्रोथ रेट जो इनका था वो ज़्यादा था टारगेट ग्रोथ रेट से, यानी कि जो लक्ष्य था उससे अधिक आर्थिक समृद्धि दर को हासिल किया। तो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अगर ये 5 से अधिक योजनाओं के साथ ऐसा रहा होता, आप एक बार सोच के देखिए कि 12 पंचवर्षीय योजना में हमारा जो लक्ष्य था उससे अधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई होती तो शायद प्रति व्यक्ति आय बढ़ा होता और भारत में गरीबी का जो रेशियो है वो क्या हुआ होता, घटा होता। इसके अलावा भारत में गरीबी और बेरोजगारी जानते हैं एक ही जो है सिक्के के दो पहलू हैं। चीरकालिक बेरोजगारी भारत में एक प्रमुख समस्या है। मतलब चीरकालिक गरीबी का मतलब गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रह जाएंगे। ये वैसे वे लोग होते हैं जिनके पूर्वजों ने कभी कोई संपत्ति जो है इकट्ठा नहीं करी, वो आए, खाए और चले गए, तो उन्होंने अपने पीछे 1 रुपये का सिक्का भी नहीं छोड़ा, तो उनकी अगली जनरेशन भी आती है और खाती है और फिर वो चली जाती है। तो वो गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रह जाते हैं। भारत में यह भी एक जो है गरीबी का कारण है। इनको हम चीरकालिक बेरोजगार भी कहते हैं और इनको हम चीरकालिक गरीब भी कहते हैं। इसके अलावा भारत में अल्प बेरोजगारी की समस्या है। अल्प बेरोजगारी की समस्या का मतलब अगर हम 8 घंटे काम करने के कैपेबल हैं और हमको पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे ही केवल काम कर पा रहे हैं, तो उतने काम से हमें उतनी इनकम नहीं मिल पाएगी जिससे हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में हमारे देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होगा कि आवश्यकता कम लोगों की है और अधिक लोग कार्य पर लगे हुए हैं।
जैसे जो किसी परिवार के पास 2 बीघे ज़मीन है और इस परिवार में 12 लोग हैं, तो 12 लोग उस 2 बीघे ज़मीन पर अधिक का उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। तो हालांकि आवश्यकता तो 2-3 लोगों की है, लेकिन अधिक लोग काम लगने से या अधिक लोगों के काम पर लगे होने से क्या उत्पादकता बढ़ जाएगी? क्या नहीं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भारत के ग्रामीण अंचल में देखी जाती है, जो भारत में गरीबी का कारण है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी का मतलब हम वेल एजुकेटेड हैं लेकिन अपनी शिक्षा के अनुकूल नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नौकरी हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये जो बेरोजगारी होगा वो धीरे धीरे हमें गरीबी की खाई में ढकेल देगा। इसके अलावा अल्प रोजगार कहो चाहे अल्प बेरोजगार कहो, दोनों बात ही होती है, यानी कि कम समय के लिए रोजगार, हमें पूरा टाइम के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब हम कैपेबल 8 आवर्स के लिए हैं लेकिन हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो ये अल्प बेरोजगार या अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। तो ये समस्याएं जो है ना भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण के रूप में डिस्कस की जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं। इसके अलावा भारत में पूंजी, जैसा कि हमको पता होगा, पूंजी यानी जो कैपिटल है वो हमारी इकॉनमी के ग्रोथ का एक प्रमुख अंग है, और भारत में पूंजी है ना का अभाव है, यानी कि कमी है। और जब पूंजी का अभाव होगा तो उत्पादन क्षमता में कमी होगी, उत्पादन क्षमता में कमी मतलब बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि इसका मतलब भारत में गरीबी में वृद्धि जो है होना एक बहुत ही सामान्य बात है। और भारत में पूंजी का अभाव भी है, और दूसरी बात भारत में पूंजी जो है ना वह सस्ती नहीं है। दूसरा क्या है, भारत की पूंजी बहुत महंगी है और इसके वजह से भी उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अलावा भारत में आज भी योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल के अभाव के कारण उनको स्वरोजगार के लिए हतोत्साहित करता है। यह कॉज आप बिहार में भी गरीबी के कारण में लिख सकते हैं और भारत में भी गरीबी के कारण में आप इस कॉज को लिख सकते हैं, यानी कि भारत में अभी भी जो है कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। इसके अलावा कौशल न होने के नाते आज हम स्वरोजगार के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम पूरी तरीके से सरकार पर बेस्ड हैं, नौकरियों की तलाश में जूझ रहे हैं, अपने आयु का एक बड़ा हिस्सा हम सरकारी नौकरियों की तैयारी में ही व्यतीत कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है भारत में गरीबी की संख्या या गरीबों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। भारत में आय का असमान वितरण जो होगा यह भारत में अमीरों और गरीबों के बीच में एक बड़ा गैप पैदा करता है, और भारत में इसके कारण भी गरीबी जो है देखने को मिलती है। ये तो रहा भारत में गरीबी के कारण की बात करें, निर्धनता का भारत में कारण क्या है, तो आप इनके बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम इकोनॉमी की पूरी क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपके पास इतना शब्द आ जाएगा, जिन शब्दों के आधार पर इसके बारे में आप 2-3 लाइन और भी अभी आप चाहें तो बढ़ा के लिख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट में जो है इसको करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें बिहार में गरीबी का कारण बात करें अगर, तो बिहार में गरीबी को हम लोग 3 आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आर्थिक आधार, दूसरा सामाजिक आधार, तीसरा राजनीतिक आधार, और चौथा होगा भौगोलिक कारण भी है बिहार में गरीबी का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिहार में भी गरीबी का कारण आंसर में लिख के चले आना है, आपको भारत में भी गरीबी का कारण आंसर में लिख के आना है। हम लोग पूरे कंटेंट की बात कर रहे हैं। इस कंटेंट को हमको क्वेश्चन के अनुसार प्लॉट करना है, यानी क्वेश्चन जो डिमांड करेगा हमको सटीक उतना ही लिखना है, हमको उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं। अगर एक शब्द ज़्यादा लिखेंगे आप किसी एक क्वेश्चन में जिसमें आपको बहुत अच्छा आता है, तो समझ लीजिए कि दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए समय का कमी हो जाएगा और फिर आपका ये बड़ा लॉस कर देगा। तो ये बिहार में गरीबी के कारण, अगर प्रश्न में ये लिखा है कि गरीबी से आपका क्या आशय है, गरीबी के बारे में आप क्या समझते हैं, और भारत या बिहार में गरीबी के कारणों पर चर्चा करिए, तो इस टॉपिक पर हम लोग लिख सकते हैं। आर्थिक कारण मैंने कहा था कि भारत और बिहार दोनों में ही कुछ कारण कॉमन होंगे। जैसे राज्य में निम्न प्रति व्यक्ति आय बिहार में गरीबी के कारणों में से एक कारण है, और जीविकोपार्जन पर कृषि क्षेत्र पर निर्भरता ये ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का प्रमुख कारण कहा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार की इकॉनमी है पूरी तरीके से टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, और अगर कृषि पर आधारित पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था होगी तो प्रति व्यक्ति आय में अधिक होना ये थोड़ा सा संभव कम सा लगता है। इसके अलावा राज्य में बिहार में कृषि परंपरागत ढंग से की जाती है, आधुनिक तकनीकी को नहीं अपना पाते हैं, और इसका रीज़न ये नहीं है कि हम अपनाना नहीं चाहते हैं। आधुनिक तकनीकी को न अपनाने का रीज़न ये है कि हमारे जेब में पैसे नहीं हैं,
और जब जेब में पैसे नहीं होंगे, इनकम नहीं होगी अच्छी, तो हम कैसे आधुनिक तकनीकी को हम आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उत्पादन का स्तर गिरता जाता है, सकल आय में कमी होगी, उत्पादन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस इनकम में भी कमी आएगी। बिहार की बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या गरीबी की औद्योगिक विकास का नगण्य होना है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट न होने के नाते बड़ी कंपनियां आने से कतराती हैं। औद्योगिकरण का निम्न जो है स्तर, ये बिहार में गरीबी और बेरोजगारी के उच्च स्तर का जो है ये कह सकते हैं कारण बनता है। इसके अलावा राज्य सरकार का कोई बहुत ही प्रमुख आय का स्रोत भी नहीं है ना। और अगर हम बात करें प्रमुख आय का स्रोत ना होने के कारण, एक रीजन झारखंड का भी दिया जाता है कि जब ये बंटवारा हुआ, जब अलग हुआ है झारखंड, तो खनिज संसाधनों का जो मुख्य हिस्सा था वो झारखंड के साथ चला गया, इसलिए जो है बिहार राज्य की जो प्रगति थी वह जो है उसकी दर धीमी हो गई। बात करें इसके अलावा सामाजिक कारण, बिहार में सामाजिक कारण की बात करें तो राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी अशिक्षित है और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या अगर अशिक्षित होगी तो उसको कुशल रोजगार पाने में समस्या आएगी, और कुशल रोजगार ना पाने की वजह से वह व्यक्ति गरीब है, गरीब था, गरीब ही रह सकने की उम्मीद में हो सकता है कि ऐसा वो गरीब ही रहे। इसके अलावा राज्य की उच्च प्रजनन दर क्षमता बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण है, और ये उच्च प्रजनन दर जनसंख्या को वृद्धि करने वाला होगा ये, और ये बिहार को गरीबी के जो है कुचक्र में फंसा देगा। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर न होने के कारण भी राज्य की बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी के चपेट में कई बार आ जाती है, और इसका रीज़न ये है कि जब सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी तो हमको निजी अस्पतालों में ही अपने स्वास्थ्य का इलाज कराना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि निजी अस्पताल कितने महंगे साबित होते हैं एक मध्यम वर्गीय के लिए, एक गरीब तबके के लिए। गरीब तबका तो शायद निजी अस्पताल को अफोर्ड भी ना कर पाए, और जो मध्यम वर्ग है वो अफोर्ड कर सकता है, तो अफोर्ड करते करते वो बेचारा वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो बिहार में अस्पतालों के लिए जो है या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के नाते व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च कर देता है, और जिसकी वजह से कई बार वो गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। राज्य में बुनियादी ढांचा कमजोर है, जिससे राज्य में रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है एवं गरीबी की दशा व्याप्त रहती है। इसके अलावा शिक्षा एक हमने बड़ा रीजन दिया, प्रमुख कारण है, प्रमुख सामाजिक कारण है, और कई बार इन कारणों के अलावा भी कुछ कारण आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे महिलाओं का भागीदारी। शिक्षा के कारण कई बार पुरुषवादी समाज बन जाता है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा पर ना ध्यान देकर के उनको बाह्य कामों का यानी बाहरी कामों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, या उनको रोजगार परक नहीं बनाया जाता है। और आपको पता होगा जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस देश में महिलाएं बेरोजगार होंगी, वह समाज, देश, राज्य गरीबी के चंगुल में फंसा रहेगा। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट तेंदुलकर की रिपोर्ट है, और तेंदुलकर ने बहुत प्रबल तरीके से इसको जो है सरकार के सामने इस बात को रखा था कि सर जिस देश, राज्य, समाज में महिलाएं बेरोजगार होंगी वहां पर गरीबी व्याप्त होगी। और आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है बिहार राज्य सरकार जो है 35% रोजगार में आरक्षण भी देती है, सिर्फ इसलिए कि जब बिहार में महिलाएं ऊपर उठेंगी तो बिहार में गरीबी का स्तर भी जो है क्या होगा, खत्म होगा, यानी गरीबी के स्तर से भी हम ऊपर उठेंगे। आई थिंक आप महिलाओं और गरीबी का आप ये मैचअप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और छोटे से एग्जांपल से समझा देना चाहता हूँ। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि एक परिवार है जिसमें सरकारी नौकरी में व्यक्ति है, और सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी वो उसके परिवार के सदस्य के लोग जो है अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से कई बार वंचित रह जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो है एक परिवार है जिसमें निजी क्षेत्र में पति पत्नी दोनों काम करते हैं। पहले परिवार में सरकारी नौकरी है लेकिन पुरुष वर्ग के पास है, लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं और दोनों निजी क्षेत्र में जॉब करते हैं। और मैंने देखा कि निजी क्षेत्र में जॉब करने के बाद उनके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के स्तर को वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो महिलाएं अगर रोजगार में होंगी तो परिवार का जो आय का स्तर होगा अपने आप बढ़ जाएगा, निर्भरता घटेगी, और वो परिवार, समाज, राज्य गरीबी के चंगुल से उठ सकता है। और ऐसे प्रयास जो है कई सारे राज्य भी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तो ये कुछ सामाजिक कारण है बिहार में गरीबी का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अन्य कुछ कारक, तो एक तो राजनीतिक कारण है। राजनीति में तो हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन जो है विकासोन्मुख यानी कि विकास प्रेरित जो है जो राजनीति है उसका थोड़ा सा अभाव रहा है, और इसके लिए जो है यह राज्य पिछले कुछ राज्यों की तुलना में ये पीछे रह गया।
जैसे हमारे राज्य में कई बार आप देखेंगे तो जो है, जो यहाँ की राजनीति है वो पूरी तरीके से बेस्ड ऑन जातीय समीकरण पर आधारित होती है, और इसके कारण हम जो है जातीय समीकरण के आधार पर हम वोट भी करते हैं। अपनी सरकार हम लोकल यानी क्षेत्रीय स्तर पर चुनते गए, और इन क्षेत्रीय जो है जो पार्टियां हैं उन्होंने विकास सिर्फ अपना किया, राज्य को खासा ध्यान नहीं दिया। तो आप यूँ कह सकते हैं कि राज्य में विकास की संभावनाएं घटती जाती हैं, गर्मी बढ़ती जाती है, अगर हम जो है कुछ ऐसे एक्सपेक्ट पर बात करेंगे। इसके अलावा देश में अगर गरीबी, राज्य में अगर गरीबी को हटाना होगा तो दूरदर्शी नेतृत्व वाले नेताओं की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं है तो राज्य पिछड़ेपन का शिकार होता जाएगा और ये गरीबी के शिकार जो है मुख्य रूप से पाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हम लोग अन्य कई सारे राज्यों के बारे में तो ये कारक नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन हम बिहार के बारे में, इस कारक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और ये कारक है भौगोलिक कारक। बिहार का उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों ही दो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। उत्तरी बिहार की बात करें तो जो है बाढ़ पीड़ित बिहार है वो, और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण फसलों को वो बर्बाद कर देता है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटता है। और अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटेगा तो हम कैसे किसानों की आय को दुगना कर पाएंगे। तो हर साल वहाँ पर किसान जूझता है अपनी आय को लेकर के, और चूंकि हमने बताया आपको कि पूरी तरीके से एग्रेरियन इकॉनमी है बिहार, यानी कि कृषि आधारित इकॉनमी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसान अपने गरीबी के उस है ना कुछ दुष्चक्र को नहीं तोड़ पाता है जिससे वो घिरा हुआ है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग तो दक्षिणी बिहार के कुछ जिले जो है ना सूखे की स्थिति बने होते हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों में विपरीत समस्याएं हैं। एक छोर ऐसा है जहां पर बाढ़ की समस्या है, एक छोर ऐसा है जहां पर सूखे की समस्या है। तो ये भौगोलिक कारक भी कई बार बिहार में गरीबी को पीछे नहीं छोड़ने देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कारक हो गए। अगर आपको प्रश्न में ये पूछा जाए गरीबी दूर करने के कुछ उपाय, तो ये उपाय आप सरकार को भी दे सकते हैं। मतलब अगर पूछा जाए आपसे अपनी राय पूछी जाए तो आप भी अपनी राय में ये बातें रख सकते हैं, और सरकार को क्या उपाय करने चाहिए सरकार को भी आप ये सलाहें दे सकते हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए हम कुछ 10 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स ज़्यादा हैं, जरूरी नहीं है कि आप 10 पॉइंट्स लिखेंगे, हर पॉइंट्स में आपको 2-2, 3-3 लाइन लिखना होगा। तो चूंकि कंटेंट ज़्यादा हो रहा था तो मैंने हर पॉइंट्स को लिखने का काम नहीं किया है। हम ओरली डिस्कस करेंगे जब क्लासेस वगैरह हम लोग की चलेंगी, तो उसमें हम लोग जो है डिटेल में जितनी ज़रूरत होगी मैं आपको उतना लिखवाने का प्रयास करूँगा। सकल घरेलू उत्पादन में तीव्र वृद्धि, अगर GDP में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगा, और पर कैपिटा इनकम गरीबी को दूर करने वाला होगा। जनसंख्या के वृद्धि दर को कम करना, यानी सरकार कुछ ऐसे कानून लेकर आए जिससे जनसंख्या की वृद्धि में कमी आए, और कम जनसंख्या प्रति व्यक्ति इनकम को बढ़ा देगा, और प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगा तो देश में राज्य में जो गरीबी का प्रतिशत है वो घटेगा। रोजगार के नए अवसर का सृजन करना, है ना, सृजन करना। अगर जो है कुछ नए अपॉर्चुनिटीज सरकार लेकर के आती है रोजगार के लिए, तो यह राज्य या देश में गरीबी को कम करने वाला जो है प्रकार होगा, या कम करने वाली विधा होगी। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना, आप जितना समावेशी जो है आर्थिक समृद्धि को लेकर चलेंगे, आपके आगे उठने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। समावेशी का मतलब क्या होगा कि हम सबसे निचले तबके को भी हम उतना ही ध्यान दें जो सबसे अगले तबके को देख रहे हैं। तो शायद हम जो ग्रोथ रेट करेंगे वह एक इंक्लूसिव ग्रोथ रेट होगा, और इसको करने के बाद कभी आपको पीछे पलट कर जो है पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कभी आपको पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि क्षेत्र के विकास पर खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि देश की जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या को रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है। कीमत स्तर में स्थिरता लानी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं लाना होगा, क्योंकि कीमत अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ होगा तो समाज का जो सबसे निचला तबका है वो गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। हालांकि समाज का जो ऊपर का तबका है, यानी जो मिडिल क्लास और अपर क्लास है, दिक्कत तो उनको भी होती है, लेकिन निचले तबके को दिक्कत इतनी हो जाती है कि उसका जो बास्केट है वो ज़रूरत से कम हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये जितना ज़्यादा सरकार इस पर ध्यान देगी, स्किल्ड लेबर यानी स्किल युवा होंगे, और ये स्किल जो युवा होंगे यह एक्चुअल में जो है रोजगार परक युवा होंगे, और ये रोजगार परक युवा राज्य और देश में गरीबी को कम करेंगे या घटाएंगे।
उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन, हम उत्पादन की तकनीकी में अगर परिवर्तन करें तो इस नई तकनीकी के माध्यम से उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे फिर मैं कहूँगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से गरीबी जो है घटेगी। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए अवसरों का सृजन करना, सरकार जो है इसके लिए तो बहुत सारा खासा प्रयास कर रही है। नए रोजगार या स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक कई सारे सरकार इस तरह के प्रोग्राम चला रही है। आय के साधनों का समान वितरण, अगर समान वितरण होगा तो गरीबी की जो डेंसिटी है वो घटेगी। अभी असमान वितरण है, इसलिए गरीबी की जो है जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है। तो ये गरीबी को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं और ये उपाय आप सरकारी उपाय भी बता सकते हैं। और अगर आपसे कोई सलाह पूछी जाए तो इसमें से 2-3 सलाह या 2-3 पॉइंट्स को आप अपनी तरीके से अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार की योजनाएं। अब हम बात करें निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने आज तक के क्या प्रयास किए हैं, तो सरकार ने जितने भी प्रयास किए हैं वो सब अपनी योजनाओं के माध्यम से। अब सरकार की योजनाएं कैसी हैं? सरकार की योजनाओं को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक केंद्र स्तर की और एक राज्य स्तर की, यानी एक स्टेट लेवल और एक सेंट्रल लेवल। तो हम सबसे पहले बात करें गरीबी को दूर करने के लिए राज्य स्तर के पे सरकार की क्या क्या कोशिशें हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए बिहार जीविका परियोजना की शुरुआत की गई थी 2015 में, 2015 में। और इस परियोजना को जो है पूरी तरीके से जो है ये फाइनेंस्ड है, किसके द्वारा सहायता प्राप्त है, ये विश्व बैंक के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है वह सेल्फ जो है प्रबंधित यानी कि स्वप्रबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान बनाकर, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके माध्यम से अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय वृद्धि कर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है, ग्रामीण गरीबी के स्तर को घटाना है। और इस परियोजना में सामुदायिक संस्थान, उनके संघ और उत्पादक जो समूह होते हैं, उनके माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देकर बिहार में लगभग 5 लाख गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बदलाव लाने का प्रयास बिहार सरकार देख रही है इस योजना के माध्यम से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी समापन के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है। तो ये जो है भारत में बिहार में गरीबी को दूर करने के लिए जीविका परियोजना एक प्रमुख परियोजना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, यह योजना ये 7 निश्चय 2 इसके चरण हो चुके हैं। पहला चरण था, ये आया था 2015 में, इसकी शुरुआत की गई थी और 2015 में शुरुआत की गई। फिर इसका भाग 2 आया 2022 में और ये भाग 2 7 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि 7 निश्चय प्रोग्राम है। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 निश्चय प्रोग्राम का क्रियान्वयन अगर सरकार वास्तव में धरातल स्तर पर कर दे तो बिहार की दिशा और दशा दोनों में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिल्कुल सही टैगलाइन सरकार ने चुना है कि अगर युवा अगर सशक्त होगा तो बिहार सशक्त होगा। और युवा सशक्त कब होगा? जब युवाओं को सरकार स्किल करेगी, उनको रोजगार परक शिक्षा के तरफ जो है उनका ध्यान आकर्षित करेगी। इसके अलावा दूसरा जो इनका टैगलाइन है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सशक्त महिला की बात करती है, सक्षम महिला की बात करती है। हमने आपको बताया था कि तेंदुलकर ने भी इसी बात को कहा था कि अगर महिला सशक्त होगी, महिला सक्षम होगी तो राज्य, परिवार या देश गरीबी के चंगुल में कभी नहीं फंस सकता है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, अगर हर खेत को सिंचाई के लिए पानी होगा तो मुझे लगता है हम उन खेत में भी उत्पादन का कार्य जारी रख सकते हैं जहां पर पानी की वजह से या सिंचाई की सुविधा ना होने की वजह से हम उत्पादन करने से पीछे हट जाते हैं। और यह वास्तव में किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छता को भी गरीबी को दूर करने के पैरामीटर के रूप में शामिल किया जाता है। जहां पर स्वच्छता होगी वहां पर गरीबी होगी, जहां स्वच्छता होगी वहां पर शायद गरीबी की कल्पना नहीं की जाती है। इसके अलावा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सरकार ने जितना ध्यान गांव को दिया है उतना ही जो है ध्यान शहर को भी दिया है। अगर शहर स्वच्छ होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो राज्य गरीबी के चंगुल से बाहर आ पाएगा। सुलभ संपर्कता, जो लॉजिस्टिक्स है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कनेक्टिविटी है राज्यों का ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों का राज्यों से, राज्यों का अन्य राज्यों से, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी का, उसको राज्य सरकार अगर डेवलप करे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि हम गरीबी के चंगुल से बाहर आ पाएँ। इसके अलावा हमने बात किया था स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो इन फ्यूचर हम राज्य के विकास या राज्य के में गरीबी को दूर करने के लिए हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की एक अलग योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, इस योजना का शुभारंभ
2021 में 18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया और उसका उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के तहत जो है जो उद्यमी युवा उद्यमी होगा या महिला उद्यमी होगी उनको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इस 10 लाख में आपको केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे और ये 5 लाख इसलिए चुकाने होंगे क्योंकि इसमें 50% अनुदान मिलेगा, सरकार आपको सब्सिडी देगी। और ये जो 5 लाख रुपए हैं वो केवल 1% ब्याज के साथ आपको देना है 84 समान किस्तों में, यानी आप 5 लाख पर 1% का ब्याज के साथ जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो रहा है, आप 84 में भाग दे दीजिए। अब जितनी किस्त बनेगी आपको वो देते रहना है। और योजना में जो लाभान्वित लोग हैं वो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 20 जून 2021 को की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से इसकी शुरुआत की गई और ये योजना का मुख्य लक्ष्य था कोविड के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले जो प्रवासी जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी आजीविका बढ़े, उनको रोजगार का अवसर प्रदान हो। और ये बिहार में लगभग 32 जिलों में यह योजना लागू है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत इस योजना को हालांकि 1 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया। 60 से यानी कि 60 to 79 वर्ष के वृद्ध जनों को 400 रुपये सरकार जो है हर महीने पेंशन के रूप में देगी और अगर उम्र 80 वर्ष के ऊपर है तो आपको 500 रुपये पेंशन की धनराशि मिलेगी, जिससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा एटलीस्ट बदलाव आ सकता है। एक बहुत ही प्रमुख योजना बिहार सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 2016 में इस योजना को राज्य सरकार ने शुरू किया और ये योजना 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए ये योजना है, जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण मिल सकता है आपको। और ये शिक्षा ऋण जो है वह उच्च शिक्षा या कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम में जब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये राज्य सरकार आपको ये मदद करती है। इसके अलावा बात करें कुशल युवा कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 2016 की इसकी शुरुआत की गई और इस योजना का घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चय में से ही एक है, आर्थिक हल युवाओं का बल। इसके अंतर्गत जो है युवाओं को कौशल यानी स्किल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार जो है कार्य कर रही है, जिसमें उनको कंप्यूटर ज्ञान से लेकर के और अन्य कई सारे जो है स्किल प्रोग्राम उनके लिए चलाए जा रहे हैं। तो ये कुछ रहा आपका बिहार से संबंधित कुछ योजनाएं जो सरकार काम कर रही है लगातार गरीबी को दूर करने के लिए। अगर हम पूछा जाए कि भारत में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम क्या है, यानी कि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पर्सपेक्टिव में आप जो है कुछ जो है योजनाओं के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, मनरेगा जिसको आप कहते हैं, 2009 में इसका नाम चेंज हुआ। ये गरीबी को दूर करने के लिए सरकार की बहुत ही प्रमुख योजना रही है। कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल ये स्कीम थी। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना, जिस 5 लाख रुपए तक का आपका बीमा होता है। आवास की संबंधित योजना, आपने देखा होगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है भी सरकार लॉन्च की। हालांकि हम इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स एक स्पेशल टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अन्नपूर्णा योजना और इसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को जो है वह मजबूत बना रही हैं। तो चूंकि टाइम की कमी है तो इन सभी योजनाओं को डिस्कस करना अभी फिलहाल तो संभव नहीं है, तो हम लोग जब भी क्लासेस करेंगे तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन की तरफ, समापन की तरफ, और जब समापन की तरफ आएंगे हम तो समापन की तरफ हम देखेंगे कि हम 2 तरीके का समापन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये दोनों तरीके का समापन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप जो फ्रेम किए हैं उस क्वेश्चन के अनुरूप कौन सा सही बैठता है। और लगभग हमने इस समापन को सेम रखने की कोशिश की है, और सेम इसलिए रखने की कोशिश की है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आगे की राह, यानी कि हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आप ये जरा स्टेटमेंट पूरा यहाँ से वहाँ तक पढ़िएगा, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इनके बारे में क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं ठीक से। बिहार के तीव्र गति से होने वाली आर्थिक समृद्धि ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 7 निश्चय कार्यक्रम का भाग 1 हो गया चाहे भाग 2 हो गया, बिहार सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है। वहीं पर जीविका अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में उठाया गया यह एक अन्य सही कदम है। बिहार में जहां जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है, सामाजिक समस्याएं चरम सीमा पर है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को अभी भी सावधानी पूर्वक नीतियां बनानी होंगी और उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित करनी होंगी। आई थिंक ये निष्कर्ष देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न ये हम निष्कर्ष तभी लिखेंगे जब प्रश्न का संदर्भ किससे होगा बताओ, बिहार से होगा। यानी अगर प्रश्न का संदर्भ बिहार से है तो हम लोग का कंक्लूजन ये बिहार से होगा।
और अगर प्रश्न का संबंध कहीं भी जो है कंट्री से यानी देश से है, भारत से है, तो हम सेम टू सेम देखिए हमने वहां लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, जहां पर बिहार लिखा था वहीं हमने देश जो है लिख दिया है ना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ टॉपिक में हम आपको कॉमन चीज़ें बताएंगे जहां पर आपको लिखने के बाद आपको कहीं भी जो है आपको निगेटिवनेस नहीं आएगी, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखेगा आपकी आंसर राइटिंग में। देश में तीव्र गति से होने वाली आर्थिक समृद्धि पूरे विश्व को अपनी ओर, पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारत में स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, अन्य सारी योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीबी उन्मूलन की दिशा में सही कदम उठाते हुए दिख रही है। हालांकि भारत जैसे देश में अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी की ऊंची दर, हमने सेम टू सेम बिहार के लिए भी लिखा था, कुछ सामाजिक समस्याओं की वजह से गरीबी को मिटाना दुष्कर एवं कभी कभी तो असंभव भी लगता है, लेकिन यदि सरकार सावधानी पूर्वक नीतियां बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है तो वैश्विक पटल पर भारत अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। तो ये दो आपने कंक्लूजन देखा। अब ये कंक्लूजन, जैसे हमने आपको परिचय बताया था, स्टार्टिंग कैसे करना है, तो कंक्लूजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे हमने कहा कि पूरे टॉपिक का जो आप टीजर है वो आप परिचय में लिखेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि परिचय के बाद जो प्रश्न का मेन कंटेंट है वो जब आपने पूरा डिलीवर कर दिया, जो पूरा लिख दिया, तो आपने क्या डिलीवर किया और प्रश्न की नीड क्या है। अगर आपसे वो सलाह पूछ रहे हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो आपने एक्सप्लेन किया है उसका पूरा एक जिस्ट आप 2 से 3 लाइन में अंत में आप डिलीवर कर दीजिए। एक सिस्टमैटिक तरीके से, सार गर्भित तरीके से इसको आप डिफाइन कर दीजिए और ये आपका जो है कंप्लीट आंसर जो है माना जाएगा। तो हालांकि हम लोग को टॉपिक भी डिस्कस करना रहा और हम लोगों ने कुछ कंटेंट भी डिस्कस किया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग ने रखा हुआ था और इस पर कैसे अलग अलग प्रश्नों पर, इन पूरे कंटेंट के बेस पर अलग अलग प्रश्नों पर हम इन सभी कंटेंट में से अपने नीड के लिए आंसर हम लोग छांट सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट फिर से कभी एक बार डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे लेक्चर को सुनने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।